प्यारे छात्र छात्राओं एवं दोस्तों, आज मैं बातचीत करने वाला हूँ मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड के अंतर्गत एंटी मलेरियल ड्रग्स। एंटी मलेरियल ड्रग्स को जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इटियोलॉजी ऑफ मलेरिया क्या होता है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो मलेरिया की लाइफ साइकिल होती है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इटियोलॉजी क्या होता है। इटियोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है मेडिसिनल साइंस का, मेडिकल साइंस का, जिसमें हम क्या करते हैं कि किस कारण से मलेरिया होता है और उसकी ओरिजिन क्या है, किस टाइप की डिजीज़ है। यानी एक मेडिकल साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो मलेरिया होता है, मलेरिया किस कारण से होता है, उसकी ओरिजिन कहाँ से होती है और ये किस टाइप की डिजीज़ है, इसके विषय में हम जानते हैं। यानी इसकी लाइफ साइकिल के विषय में पूरा हम अध्ययन करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, एटियोलॉजी ऑफ मलेरिया, या इसी को दूसरे लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, दूसरे वर्डों में हम कह सकते हैं लाइफ साइकिल। अब सबसे पहले जानेंगे कि मलेरिया होता क्या है। मलेरिया, आपको बता दें कि मलेरिया लगभग 200 मिलियन, यानी 200 मिलियन पीपल को पूरे वर्ल्ड वाइड, यानी पूरे वर्ल्ड में लगभग 200 मिलियन व्यक्ति को हर साल मलेरिया होता है, जिसमें 2 मिलियन हर साल लोग डेथ कर जाते हैं क्योंकि उनको एप्रोप्रिएट और उचित मेडिसिन नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो डेथ कर जाते हैं। तो मलेरिया एक बहुत ही घातक बीमारी है और बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, जो हर सत्र लगभग 200 मिलियन के आसपास लोगों को मलेरिया होता है और एप्रोप्रिएट उचित इलाज ना हो पाने की वजह से लगभग 2 मिलियन लोग डेथ कर जाते हैं। अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो मलेरिया होता है उसका काज क्या है, क्या कारण है ना। उसमें 4 स्पीसीजेज हैं जिसकी वजह से मलेरिया होता है। अब ये हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जो मलेरिया होता है वो सिर्फ मच्छर के काटने से ही नहीं होता। कुछ उसमें 3 पार्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें पहला क्या है, ह्यूमन बीइंग्स हो, एनाफिलीज मच्छर हो और प्लाज्मोडियम या प्रोटोजोआ हो, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। तो हम ये कहें, अगर मलेरिया होने के लिए सिर्फ और सिर्फ मच्छर जिम्मेदार है तो कहीं ना कहीं ये बात गलत साबित होगी, क्योंकि कई ऐसे सारे प्रोसेस हैं जो ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, यानी ह्यूमन बींग्स एज ए होस्ट काम करता है। तो इसलिए प्लाज्मोडियम, उसके साथ ही साथ एनाफिलीज मच्छर, मॉस्किटो और ह्यूमन बींग्स, यानी 3 पार्ट होना बहुत ही आवश्यक है मलेरिया होने के लिए। तो मलेरिया, जो प्लाज्मोडियम है, उसके 4 स्पीसीजेज हैं, 4 उसके स्पीसीज हैं। पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा है प्लाज्मोडियम मलेरी, तीसरा है प्लाज्मोडियम ओवेल, चौथा है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। इन चारों में तीनों से ज़्यादा ये चौथा जो है बहुत ही इफेक्टफुल है, बहुत ही इफेक्टिव एक्शन प्रोड्यूस करता है। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम मलेरी है, प्लाज्मोडियम ओवेल है, इसका क्या है सिम्टम्स, क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो है, ये क्या करते हैं, ये माइल्ड मलेरिया बाय डिस्ट्रॉइंग आरबीसीज, ये तीनों क्या करते हैं, वो चाहे वाइवेक्स हो, मलेरी हो, ओवेल हो, ये क्या करते हैं, ये आपके आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करते हैं। कैपिलरीज लीड टू एनीमिया, अगर आरबीसी का डेथ होगा, यानी आरबीसी का डिस्ट्रैक्शन होगा, टूटेगी आरबीसी, तो हीमोग्लोबिन कम होगा, आपके ब्लड में आरबीसीज कम होंगी, जिसकी वजह से आपको एनीमिया डिजीज हो जाएगी। दूसरा क्या है, द बाउट ऑफ फीवर, यानी बाउट का मतलब होता है आक्रमण। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है कि जब आरबीसी डिस्ट्रैक्ट करेगी तो आपके बॉडी में आपको फीवर होने की मतलब फीवर का जो है उसका एहसास ज़्यादा होगा, या फीवर का लेवल बढ़ेगा। आप ये कह सकते हैं कि आपको हीट आपके बॉडी में ज़्यादा होगी, फीवर का आक्रमण आपके ऊपर हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे आपको प्रॉब्लम होगी और आपको थकान सा महसूस होगा। जो चौथा है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, बेसिकली क्या करता है, बहुत ही डेंजरस
इन्फेक्टेड, बहुत ही डेंजरस टाइप का प्लाज्मोडियम है। ये क्या करता है बेसिकली, ये आपके जो है ये आरबीसी को इन्फेक्ट करता है, यानी उसको अफेक्ट करता है। दूसरा, उसको स्टिकी बनाता है, चिपचिपापन उसके अंदर हो ऐसा उसको बना देता है। तो जो चिपचिपापन है उसकी वजह से जो है वो आरबीसीज जो है वो आपस में क्या है, वो आपस में चिपक जाती हैं। दूसरी चीज लम्प्स, वो जो है लम्प्स बनाते हैं यानी गांठें बना देती हैं, जिसकी वजह से कैपिलरी में ब्लॉकेज हो सकता है, जिसकी वजह से आपके ऑर्गन जो है वो अपना काम करना छोड़ सकते हैं। इसलिए उसको हम ये कह सकते हैं, एक लाइन में अगर कहना चाहें तो आपको कार्डियोवैस्कुलर अरेस्ट हो सकता है, यानी आपकी जो है कार्डियक सिस्टम है वो काम करना अपना छोड़ सकती है, बंद हो सकती है, जिसको हम या आप ये कह सकते हैं माइक्रो सर्कुलेटरी अरेस्ट। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्लॉक हो सकता है उस आर्टरी में या पर्टिकुलर वेन में। अब हम बातचीत करेंगे कि जो एटियोलॉजी ऑफ मलेरिया है वो क्या है, जो लाइफ साइकिल है मलेरिया की वो जानने की कोशिश करेंगे हम। तो बेसिकली क्या है, मलेरिया इज ए लाइफ थ्रेटनिंग पैरासाइट डिजीज कास्ड बाय द इन्फेक्शन विद प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। बेसिकली क्या है, मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग पैरासाइट है, लाइफ को पूरी तरीके से एक लाइफ को पूरी तरीके से डिस्टर्ब करने के लिए ये मलेरिया काफ़ी है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, जो एक पैरासाइटिक डिजीज़ है। और साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं जो एक प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के ट्रांसमिशन की वजह से आपको होता है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ क्या होता है, पहले एनाफिलिस के सलाइवा या सलेवरी ग्लैंड्स सलाइवा में पहुंचता है। उसके बाद जो एनाफिलिस मच्छर होता है, जो फीमेल मॉस्किटो, वो किसी ह्यूमन को बाइट करता है, तो उसके बाद उसमें सारी प्रोसेस होती है। आगे हम अभी समझेंगे इसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। मलेरिया क्या है, ट्रांसमिशन अकर कंडीशन मस्ट बी सच सो दैट ऑल थ्री कंपोनेंट ऑफ मलेरिया साइकिल। मलेरिया साइकिल को पूरा करने के लिए 3 कंपोनेंट बहुत ही जरूरी है। हम इसको देखने की कोशिश करेंगे वो 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं। पहला है एनाफिलिस मॉस्किटो, यानी आपको फीमेल मच्छर का होना बहुत ज़रूरी है मलेरिया होने के लिए। दूसरी बात क्या है, ह्यूमन बींग्स का होना बहुत ज़रूरी है, यानी जो एनाफिलिस मॉस्किटो है वो उसका लाइफ साइकिल कैसा होगा, सेक्चुअल, और ह्यूमंस में क्या होगा, एसेक्चुअल, और पैरासाइट्स, यानी 3 पार्ट होना बहुत ही आवश्यक है मलेरिया होने के लिए। सिर्फ और सिर्फ एनाफिलिस मॉस्किटो ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके साथ ही साथ ह्यूमन बींग्स और पैरासाइट, जिसमें प्लाज्मोडियम स्पीसीज है, जिसमें प्लाज्मोडियम ओवेल है, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम मलेरी है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम है। इसी तरीके से 3 पार्ट का होना अति आवश्यक है मलेरिया होने के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ एनाफिलिस मच्छर या मॉस्किटो ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आपका लाइफ साइकिल है मलेरिया का वो क्या होता है, उसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो मलेरिया होता है वो एनाफिलिस मच्छर या आप कह सकते हैं फीमेल मॉस्किटो से होता है। तो ये जो हम ये मान लेते हैं कि ये जो स्टार्टिंग हो रही है, ये 5 फेजों में पूरी प्रक्रिया चलेगी। वो 5 फेज में पहला फेज क्या है, पहला फेज ये जो फीमेल एनाफिलिस के अंदर हो रहा है, रेप्चर्ड ओसाइट्स। ये जो रेप्चर्ड ओसाइट्स है, यानी जब जो एनाफिलिस के अंदर ये जब सेल जो है ये जब ब्रेक करेगा यानी फूटेगा, तो क्या होगा, रिलीज स्पोरोजॉइट्स। इससे क्या होगा, स्पोरोजॉइट्स रिलीज होगा, और सिलेवरी ग्लैंड से क्या होगा, स्पोरोजॉइट्स रिलीज होंगे, क्योंकि इस मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ आ चुका है। तो ये क्या होगा, ये रिलीज करेगा स्पोरोजॉइट्स को। इससे क्या होगा, इससे ये क्या करेगा, जो मच्छर है ये जो पार्ट आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये प्रोसेस चलता है मॉस्किटो के अंदर, और इसके राइट साइड का जो पार्ट है ये कहाँ पे रन करता है, ये बेसिकली रन करता है आपका ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो, ये क्या कर रहा है, ये ह्यूमन बींग्स को बाइट कर रहा है। बाइट करने के बाद तो पहला स्टेज क्या है, ये जो आपका रेप्चर्ड यानी आपका जो रेप्चर्ड ओसाइट्स है, ये कहाँ से, ये एक सेल से जो है रिलीज हो रहा है,
जिससे क्या रिलीज हो रहा है, स्पोरोजोइट्स सिलिवरी ग्लैंड से। फिर ये मच्छर क्या कर रहा है, किसी ह्यूमन को इंजेक्ट कर रहा है, यानी बाइट कर रहा है, उनको काट रहा है। तो जो स्पोरोजाइट्स है वो कहाँ पहुंच गया, ह्यूमन बींग्स के अंदर। यानी ये दोनों स्टेज क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज है। इसको हम क्या कह सकते हैं, इन्फेक्टिव स्टेज। तो जो ह्यूमन है, या जो ह्यूमन है, वो जो आपका जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो जो स्पोरोजोइट्स है वो ह्यूमन के अंदर पहुंचा, ह्यूमन से फिर क्या हुआ, वो धीरे धीरे करके लीवर सेल में पहुंचा। कहाँ पे पहुंचा, धीरे धीरे करके लीवर सेल में पहुंचा। धीरे धीरे कहाँ पहुंचा, लीवर सेल में पहुंच गया। लीवर सेल में पहुंचने के बाद जो ह्यूमन लीवर स्टेज में, यानी लीवर सेल में आपका जो है स्पोरोजोइट्स पहुंचा। उसके बाद क्या है, स्पोरोजोइट्स जो इन्फेक्टेड स्पोरोजोइट्स है वो क्या है, इन्फेक्टेड जो लीवर में जो सेल है उसको इन्फेक्ट कर रहे हैं। उससे क्या है, ये जो इन्फेक्टेड लीवर सेल है वो सी जॉइंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सी जॉइंट बना रहे हैं। ये प्रोसेस होने में 15 डेज लगते हैं, करीब साइकिल जो पूरा होने में यहाँ तक 15 दिन लग जाते हैं। ये तीसरा स्टेज है, यानी ये लीवर, ये ह्यूमन से लेकर के ये मेरोजॉइट्स के फॉर्मेशन तक, क्योंकि सी जॉइंट के बाद ये क्या प्राप्त होता है आपको, रेपचर्ड क्या प्राप्त होता है, सी जॉइंट के बाद आपको ये जो है थैली जब ब्रेक होती है, रेपचर्ड का मतलब होता है ब्रेक होना, टूट जाना। जब ये थैली ब्रेक होती है तो आपको क्या मिलता है, मेरोजॉइट्स। ये थर्ड स्टेज है। पहला स्टेज मच्छर, जब प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ या प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल जब आपके मच्छर के अंदर पहुंचा तो वो पहला स्टेज था। दूसरा स्टेज मच्छर ने, मॉस्किटो ने जब ह्यूमन बींग्स को बाइट किया, ये दूसरा स्टेज है। उसके बाद ह्यूमन बींग्स से के अंदर यानी लीवर में जो प्रोसेस चल रहा है वो क्या है, वो तीसरा स्टेप है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सो इरेथ्रोसाइटिक स्टेज। एक्सो इरेथ्रोसाइटिक स्टेज का मतलब क्या होता है, एक्सो का मतलब होता है बाहर, इरेथ्रोसाइटिक का मतलब ब्लड, यानी ब्लड के बाहर जो प्रोसेस चल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सो इरेथ्रोसाइटिक स्टेज। ये तीसरा स्टेज है। यानी सी जॉइंट से सी जॉइंट से क्या प्राप्त होता है आपको, मीरोजॉइट्स। मीरोजॉइट्स से क्या होता है, ये जो मीरोजॉइट्स होते हैं ये इंटर करते हैं किसके अंदर, इंटरिंग इनटू इरिथ्रोसाइट्स के अंदर ये इंटर करते हैं। इरिथ्रोसाइट्स के अंदर इंटर करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये मल्टीपल ग्रोथ करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं मेरोजॉइट्स और गैमेटोसाइट्स का। क्या करते हैं, मल्टीपल ग्रोथ करते हैं मेरोजॉइट्स और गैमेटोसाइट्स का। इसी को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे रिंग को, ये साइकिल को हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोजॉइट रिंग स्टेज। इसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोजॉइट रिंग स्टेज। अब बेसिकली क्या होता है, जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मेरोजॉइट्स और गैमेटोसाइट्स होते हैं ये क्या है, ये कन्वर्ट होते हैं इरिथ्रोसाइट्स रेप्चर्ड, यानी जो टूटे हुए इरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज जो आपके हैं उसमें कन्वर्ट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइटिक सी जॉइंट। ये जो आपका थैली जो इसमें आरबीसी जो वगैरह जो रेप्चर्ड हैं, जो ब्रेक हैं, जो टूटी हुई हैं, ये क्या है, ये जब कन्वर्ट होता है फिर से मेरोजॉइट्स में, तो उससे पहले आपको कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं, एंटीजेंस वेस्ट, और इससे क्या होता है आपको चिल्स और फीवर, यानी आपको ठंडेपन का एहसास होता है इस स्टेप में, और फीवर। इससे आप, ये सिम्टम्स आपको प्राप्त होते हैं। इससे पता चलता है कि आपको कुछ मलेरिया के सिम्टम्स आपके अंदर प्रेजेंट है, या आपको फीवर आ रहा है, या आपको ठंडी लग रही है। इससे आपको ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम है, या मलेरिया होने के चांसेस हैं, या मलेरिया हो गया है, क्योंकि आपके मलेरिया के सिम्टम्स आपके अंदर प्रेजेंट हैं। तो ये क्या है, इरेथ्रोसाइट्स रेपचर्ड के बाद ये जो टूटे हुए आरबीसीज हैं ये कन्वर्ट होते हैं फिर से मेरोजॉइट्स में, और ये फिर इंटर करते हैं इरेथ्रोसाइट्स में, यानी ब्लड सर्कुलेशन में। ये साइकिल बार बार चलती रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोजॉइट्स, ट्रोपोजॉइट रिंग स्टेज इसको बोलते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, इरेथ्रोसाइक्लिक साइकिल। क्योंकि इरेथ्रोसाइक्लिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो प्रोसेस चल रहा है ये ब्लड के अंदर चल रहा है। किसके अंदर चल रहा है, ब्लड के अंदर ये चल रहा है, इसीलिए हम इसको इरेथ्रोसाइक्लिक साइकिल बोलते हैं या स्टेज बोलते हैं। और मीरोजॉइट्स जो है ये फिर से इंटर करता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। अब आपको बात ये ध्यान देना है कि जो इरेथ्रोसाइट्स रेपचर्ड आपका सेल है, आरबीसी है, इससे जब ये कन्वर्ट होता है तो आपके दो गैमेट्स बनते हैं, एक मेल गैमेट्स, दूसरा फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स को हम माइक्रो गैमेट्स बोलते हैं,
और फीमेल गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो गैमेट्स। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, माइक्रो का मतलब होता है बड़ा। यानी जो आपका मेल गैमेटोसाइट्स है ये है, और फीमेल गैमेटोसाइट्स, ये दोनों का फॉर्मेशन होता है। अब इससे क्या होता है, जब ये इंसान के अंदर ये जनरेट हो जाता है तो कोई ना कोई नया मच्छर आपको फिर से बाइट करता है। तो ये जो दोनों मॉलिक्यूल है, मेल गैमेटोसाइट्स और फीमेल गैमेटोसाइट्स, ये फिर से कहाँ पहुंच जाते हैं, ये फिर से पहुंच जाते हैं किसके अंदर, ये फिर से पहुंच जाते हैं किसके अंदर, मॉस्कीटो के अंदर। ये मॉस्कीटो के अंदर जब पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, फीमेल गैमेटोसाइट्स और मेल गैमेटोसाइट्स जब मॉस्कीटो के अंदर पहुंच जाएंगे तो इसका क्या होगा, फिर से फर्टिलाइजेशन होगा। जो आपके गैमेटोसाइट्स हैं मेल और फीमेल, इससे क्या होगा, ये माइक्रो गैमेट्स इंटरिंग द माइक्रो गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन होगा, इस सेल के अंदर पहुंचेंगे और यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। और उसके बाद इस फर्टिलाइजेशन की वजह से जाइगोट्स का जनरेशन होगा, जाइगोट्स फॉर्मेशन होगा, फिर ओसाइट्स बनेगा। मॉस्कीटो, ये सब सारे प्रोसेस किस में होते हैं, मॉस्कीटो में। अभी तक आप जो राइट साइड में आप देख रहे थे वो प्रोसेस कहाँ होता था, ह्यूमन बींग्स में। ये जो ओसाइट्स बन रहे हैं ये प्रोसेस कहाँ पे होगा, स्टमक में। ओसाइट से फिर से आपका जो है रेप्चर्ड ओसाइट्स बनेगा। रेप्चर्ड का मतलब हुआ जो आपका टूटा हुआ ओसाइट्स, टूटा हुआ या ब्रेक हुआ ओसाइट्स आपको मिलेगा। इससे क्या होगा, इसमें प्लाज्मोडियम होगा और स्पोरोजॉइट्स, ये जो है ये क्या है, सिलेवरी ग्लैंड से रिलीज होगा। ये मच्छर फिर से दोबारा किसी ह्यूमन को बाइट करेगा, तो ये साइकिल बार बार चलती रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ साइकिल जो है मलेरिया का, उसमें मलेरिया ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसमें 3 चीज होना बहुत ही आवश्यक है। जैसा अभी मैंने पीछे देखा कि एनाफ्लीस मॉस्कीटो होना चाहिए जिसके अंदर जिसके अंदर सेक्सुअल प्रोसेस है। दूसरा ह्यूमन बींग्स है जिसमें एसेक्सुअल प्रोसेस है। तीसरा पैरासाइट है जिसमें प्लाज्मोडियम स्पीसीज आता है, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम आपका वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। तो ये 3 चीज़ें होना बहुत ही आवश्यक है। चौथा, ये जो आप लाइफ साइकिल देख रहे हैं प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल, मलेरिया कैसे रन करता है, ये आपको मैंने समझाने की कोशिश किया है ना। अब इसमें 5 स्टेज है, आप देख पा रहे हैं। पहला स्टेज है, दूसरा है, फिर उसके बाद ये तीसरा स्टेज है, ये चौथा स्टेज है और ये आपका 5वां स्टेज है। ये 5 स्टेज के लिए 4 स्टेज के लिए दवा है। पहले स्टेज के लिए कोई भी मेडिसिन या कोई भी एंटी मलेरियल ड्रग्स नहीं है। रीजन ये है कि पहला जो स्टेज होता है वो किसके अंदर है, फीमेल एनाफ्लीस के अंदर वो होता है। क्योंकि फीमेल एनाफ्लीस जो है मच्छर को तो दवा खिला नहीं सकते। ह्यूमन बींग्स के अंदर जब होगा प्रोसेस तो उसको हम ह्यूमन बींग्स में जो स्टेप होते हैं उनको हम मेडिसिन के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं। और क्योंकि पहले स्टेज में हम जो है मच्छर को दवा नहीं दे पाते हैं, इसलिए पहले स्टेज की कोई भी दवा एक्टिव नहीं है या इफेक्टिव नहीं है। अब बातचीत कर लें एंटी मलेरियल ड्रग्स क्या होता है। एंटी मलेरियल ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, मलेरिया को ट्रीट करते हैं। ठीक है, मलेरिया के ट्रीटमेंट में जो भी ड्रग्स हम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम एंटी मलेरियल ड्रग्स बोलते हैं। दूसरी चीज क्या है, डिफरेंट कैटेगरी की इसमें आपको ड्रग्स मिलेंगी। और जैसे पहला स्टेज है, पहले स्टेज में हमने बताया था भी नो ड्रग इफेक्टिव, कोई भी ड्रग इफेक्टिव नहीं होगी। दूसरे स्टेज में प्रीमाक्विन एंड पायरीमेथामाइन, ये कैन बी ब्लॉक दिस स्टेज। दूसरे स्टेज को ये अगर आपको सिम्टम्स मिलते हैं तो आपको दूसरे स्टेज पे आप इस ड्रग के माध्यम से आप इस दूसरे स्टेप को आप ब्लॉक कर सकते हैं, यानी प्रीमाक्विन और पायरीमेथामाइन। तीसरा जो है वो लीवर के अंदर प्रोसेस चलता है, ह्यूमन बींग्स के लीवर के अंदर। प्रीमाक्विन प्रिवेंट बिकॉज फीवर अकर एट दिस स्टेज, इस स्टेज में फीवर आना स्टार्ट हो जाता है, सिम्टम्स अगर आने लगते हैं तो आप इसको आइडेंटिफाई करके आप एंटी मलेरियल ड्रग का यूज करके यानी प्रीमाक्विन वगैरह का, तो आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं तीसरे स्टेप पे। चौथा स्टेप जो है वो ब्लड में होता है, क्लोरोक्विन, एमिडोक्विन और उसके बाद आपका सैंटाक्विन, उसके बाद प्रोक्यूनिल, ये सारे ड्रग्स आप क्या है चौथे स्टेज में जब ब्लड में इन्फेक्शन होता है तब उस समय आप इसका यूज कर सकते हैं। 5वां स्टेज है इरिथ्रोसाइट सेल, जब ब्रेक होने लगती है, टूटने लगती है, तो उस समय आप प्रीमाक्विन का यूज कर सकते हैं। अब बात अगर हम करें कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल है, जो ड्रग्स हैं वो क्या है, वो जरा ध्यान से देखने की कोशिश करिए, इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे।
एंटी मलेरियल जो ड्रग्स है वो 6 कैटेगरी है उनकी। पहला है कि सिंकोला अल्कलॉइड, क्यूनोलिन्स, एक्रेडीन और एंटीफोलेट, सल्फोन्स एंड सल्फोनामाइड्स। उसके बाद मिसलिनियस ड्रग्स। जो सिंकोना अल्कलॉइड है उसमें 2 कैटेगरी का ड्रग है, जिसमें 2 टाइप के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्या है 7 क्लोरो 4 अमीनो क्यूनोलिन्स, दूसरा क्या 8 अमीनो क्यूनोलिन्स। जो 7 क्लोरो 4 अमीनो क्यूनोलिन्स है उसमें क्या है क्लोरोक्वीन है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है, एमिडोक्वीन है, सेंटोक्वीन है, उसके बाद एमोपायरोक्वीन है। 8 अमीनो क्यूनोलिन्स में क्या है प्रीमाक्वीन, पामाक्वीन, क्विनोसाइड, आइसोपेंटाक्वीन। ये ड्रग्स आप किसके अंदर देखने को मिलेगा आपको क्यूनिलीन्स के अंदर। दूसरी चीज सिंकोना अल्कलॉइड के अंदर क्यूनिन, सिंकोनिन और क्यूनिडीन, ये 3 ड्रग्स आपको नेचुरल सिंकोना बार्क से प्राप्त होता है, जिसको रखा गया है सिंकोना अल्कलॉइड्स के अंतर्गत। तीसरा कैटेगरी क्या है, क्योंकि दूसरा अभी मैंने देखा, तीसरा है एक्रेडीन, जिसमें क्या है एक्रिक्विन और क्यूनाकेरीन ड्रग्स आपको प्राप्त होती है। एंटीफोलेट कैटेगरी में 2 ड्रग्स आएगा, जिसमें बाइगोनोइड्स, डाईअमीनो पायरामिडीन्स। बाइगोनोइड्स में क्या है प्रोक्यूनिल, नाइट्रोक्यूनिल, क्लोरोक्यूनिल और ब्रोमोक्यूनिल इस टाइप की ड्रग्स आपको प्राप्त होंगी। दूसरा क्या है डाईअमीनो पायरामिडीन्स, जिसमें पायरीमेथामाइन और उसके बाद ट्राइमेथाप्रिम, ये आपको ड्रग्स प्राप्त होगी। उसके बाद सल्फोन और सल्फोनामाइड्स एंटीबायोटिक्स भी इसमें हम यूज करते हैं एज ए एंटी मलेरियल ड्रग्स, जिसमें क्या है सल्फाडॉक्सिन है, सल्फाडायजीन है, सल्फामेथाक्सोल है। मिसलिनियस में डेप्सोन है, हेलोफेनामाइन है, उसके बाद मेफेलोक्विन है, उसके बाद आर्टदर जो है आपका ये भी ड्रग्स है, आर्टेदर ये भी एक ड्रग्स है। और ये हम 6 कैटेगरी के ड्रग्स पढ़ेंगे, इसका पूरा स्ट्रक्चरल एक्टिविटी पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में और भी जानने की कोशिश करेंगे। आगे कुछ स्ट्रक्चर है जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा आप, ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, स्ट्रक्चर में हम एक समझने की कोशिश करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जैसे आप अगर बात करें हम, ये क्यूनिलीन्स है, सिंकोना बार्क से प्राप्त होता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आर पोजीशन पे अगर सब्स्टिट्यूशन करें आप मिथॉक्सी ग्रुप का, यानी OCH3 मिथॉक्सी जो लिबोरोटेटरी हो, अगर आप यहाँ लगाते हैं तो आपको क्यूनिन प्राप्त होता है। क्यूनिडीन में मिथॉक्सी ग्रुप लगाएंगे बट वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा यहाँ पे, तो उससे आपको क्या प्राप्त होगा क्यूनिडीन। इसी तरीके से सिंकोनिन जो हाइड्रोजन लगाएंगे आर की जगह पे, तो क्या होगा यहाँ पे ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होना चाहिए। तो उसके बाद क्या है सिंकोनिडीन जो हाइड्रोजन है, इसको जब हम आर की जगह पे लगाएंगे तो ये कैसा होना चाहिए लिबोरोटेटरी होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं एक ही स्ट्रक्चर में 4 ड्रग आप डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप लगा करके आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्या है जो ड्रग्स है, ये आप देख रहे हैं 7 क्लोरो 4 अमीनो क्यूनोलिन्स, ठीक है। ये अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर बात करें 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्लोरो, क्योंकि 7 पोजीशन पे क्लोरो लगा हुआ है, 4 अमीनो, 4 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप लगा हुआ है जिसपे सब्स्टिट्यूशन होना है, क्यूनोलिन्स, ये क्यूनोलिन्स रिंग है पूरी, तो इसलिए इसका क्या नाम हुआ 7 क्लोरो 4 अमीनो क्यूनोलिन्स, ये आपका मेन मोइटी है। ये ड्रग्स क्या है क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन में हम क्या करते हैं, एक ऐसी चैन जिसमें एटलीस्ट जो है 1 2 3 4 कार्बन का चैन हो, उसके साथ जो है कम से कम 2 इथाइल ग्रुप हो और एक मिथाइल ग्रुप और साइड चैन में अटैच हो। ऐसा हम क्या करते हैं आर की जगह पे अगर इसको हम अटैच करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है क्लोरोक्वीन। ये जो मेन मोइटी है इसका क्या नाम है 7 क्लोरो 4 अमीनो क्यूनोलिन्स। दूसरा क्या है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन में हम क्या करते हैं सेम मॉलिक्यूल, यानी इसको हम क्या करते हैं, ये जो हमारा साइड चैन, ये जो चैन है हमारी, है ना 5 कार्बन की 1 2 3 4, ये साइड जो लंबी चैन है ये 5 कार्बन है। उसके बाद इस साइड चैन में एक मिथाइल ग्रुप है, 2 इसमें एक इथाइल ग्रुप है, उसके साथ एक इथेनॉल है। तो आप ये क्या करेंगे, ये मोइटी हम क्या करेंगे यहाँ पे आर की जगह पे इसको अटैच करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। उसके बाद एमिडोक्वीन में हम ये मोइटी अटैच करेंगे आर की जगह पे तो भी हमें क्या प्राप्त होगा एक एंटी मलेरियल ड्रग्स हमें प्राप्त होगा जिसका क्या नाम होगा अमिडोक्वीन।
उसके बाद जो है हम बात करें अगर दूसरे कैटेगरी की 6 मिथॉक्सी 8 अमीनो क्यूनोलिन्स, तो अगर बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 मिथॉक्सी, 6 की जगह अब क्या लगा हुआ है मिथॉक्सी ग्रुप, और 8 की जगह अब क्या लगा हुआ है, ये देखिए आप अमीनो, और ये क्यूनोलिन्स रिंग है। तो प्रीमा क्वीन में ये मोइटी अगर हम आर की जगह पे अटैच करते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या प्राप्त होता है, प्रीमा क्वीन। उसके बाद पामा क्वीन में हम क्या करते हैं, आर की जगह पे ये मोइटी अटैच करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, पामा क्वीन। इसी तरीके से नीचे उसके बाद आप देख रहे हैं क्यूनाकिरीन्स जो है ये एक्रेडियन डेरिवेटिव का ड्रग है, इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक्रेडियन डेरिवेटिव का ड्रग है, और क्यूनाकिरीन ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटी मलेरियल ड्रग्स है। दूसरा पायरीमेथामाइन, पायरीमेथामाइन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें एक आपका साइक्लिक रिंग है और दूसरा क्या है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, जिसमें दो हेट्रो आइटम प्रेजेंट है और डिफरेंट पोजीशन पे कुछ फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है। अगला आप देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं प्रोक्विनिल का स्ट्रक्चर है, जिसमें एक लंबी चैन है, एक साइक्लिक रिंग है, जिसपे दो आप छोटे छोटे फंक्शनल ग्रुप आप देख पा रहे हैं। उसके बाद साइक्लोक्यूनिल है, बाइगोनोइड्स डेरिवेटिव है। ये जो साइक्लोक्यूनिल है, जो साइक्लोक्यूनिल है ये बाइगोनोइड्स डेरिवेटिव है। दूसरा एटवाक्विन है, एटवाक्विन का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, किसका स्ट्रक्चर है, एटवाक्विन, एटवाक्विन का स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हैं ये आप देखिए। दूसरा क्या है, मेफेलोक्विन, मेफेलोक्विन का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, जिसमें 3 साइक्लिक रिंग है, जिसमें एक हेट्रो साइक्लिक रिंग है, जिसमें एक हेट्रो आइटम प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या है, एट्रीमेथर, एट्रीमेथर में क्या है, अगर आर की जगह पे हम CH3 लगाते हैं तो आर्टीसुनेट हमें ड्रग प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ये आर्टीमेटर ड्रग्स है, जिसमें हमें क्या है, आर्टीसुनेट्स अगर हमें प्राप्त करना है तो आर की जगह हम क्या लगाएंगे, CO CH2 और COH, ये हम क्या लगाएंगे इसकी जगह। वैसे तो ये अगर यहाँ पे आर्टीमेटर में आर की जगह पे मिथाइल ग्रुप लगेगा, आर की जगह पे क्या लगेगा, मिथाइल ग्रुप, लेकिन अगर आर्टीसुनेट हमें बनाना है तो इसकी जगह पे ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे आर की जगह पे लगेगा। इससे हमें क्या प्राप्त होगा, एक बहुत ही पोटेंट कैटेगरी का एंटीबायोटिक्स ड्रग प्राप्त होगा। तो अभी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखने की कोशिश की, उसके बाद मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया, क्लासिफिकेशन में क्या है पूरा डिटेल में बताया मैंने। उसके बाद एंटी मलेरियल ड्रग्स क्या होता है वो मैंने बताने की कोशिश की। उसके बाद प्लाज्मोडियम या लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया, उसका लाइफ साइकिल क्या होता है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। उसके बाद मैंने इंट्रोडक्शन दिया। तो एक बार मैं जो है फिर से बता दूं आपको, ये एटियोलॉजी ऑफ मलेरिया है जो मैंने आपको बताया कि इसमें 3 पार्ट होना बहुत ज़रूरी है, एक ह्यूमन बींग्स, दूसरा आपका जो है एनाफिलिस मच्छर, तीसरा पैरासाइट यानी प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, ये होना 3 चीज़ें होना बहुत ही आवश्यक हैं, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एनाफिलिस मच्छर ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ह्यूमन और पैरासाइट्स भी, ये सब सारे तीनों होंगे तभी मलेरिया काज करेगा। मैं हूँ जयप्रकाश सिंह। मैं जो है मैं एक बार आपको बता दूं, ये मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया, और आगे की क्लास में मैं इसका SAR स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप पढ़ने की कोशिश करूंगा, और इसको मैंने आपको आसान तरीके से बताने की कोशिश की। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो इसको अपने साथियों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।